अध्याय 171 भव्य वैभव से सुसज्जित स्वर्ग जैसा स्थान। 32,000 तौले। तीसरी मंजिल के एक विशेष कमरे से एक आवाज बुलंद हुई। 50,000 तौले। अर्जुन ने बोली सीधे 50,000 तक पहुंचा दी, ये दिखाने के लिए कि वह उस वस्तु को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ये भी दूसरों को बताने के लिए था कि उसके पास पैसा था। अर्जुन के बोली लगाने के बाद पूरा स्थान कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। इस महोदय ने 50,000 तौले की बोली लगाई है। क्या कोई और अधिक बोली लगाने वाला है? नीलांकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बोला। 80,000 तौले। तीसरी मंजिल के विशेष कमरे से एक आवाज फिर से गूंजी। अर्जुन कड़वे मुस्कान से मुस्कुराया। उसे पता था कि उसका सामना एक जिद्दी व्यक्ति से हो गया था। केवल 30,000 तौले चांदी के साथ शायद उसके लिए संभावना फल पोटेंशियल फ्रूट जीतना मुश्किल होगा। दुर्भावनापूर्ण मूल्य प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए आपको आपके द्वारा बोली लगाई गई उच्चतम कीमत का 10% भुगतान करना होगा, चाहे आप अंततः बोली जीतते या नहीं। इसका उद्देश्य लोगों को जानबूझकर कीमतें बढ़ाने और महंगाई फैलाने से हतोत्साहित करना था। अब आओ, बाद में जाकर उस आदमी की पृष्ठभूमि की जांच करो। पता करो कि वह कहाँ का है। अच्छी तरह से सजे और हटे कट्टे आदमी ने काले योद्धा वस्त्र पहने एक मजबूत युवक से कहा। वह हट्टा कट्टा आदमी एक आरामदायक ऊंचे सोफे पर बैठा था जो एक वयस्क की गर्दन की ऊंचाई तक पहुंच सकता था। बिखरे हुए कपड़ों में एक लंबी वर्दी पहने महिला के भरपूर स्तन प्रकट थे। उसका आधा नितंब भी दिखाई दे रहा था क्योंकि वह खड़ी थी और उसने अपना सिर दबाकर आदमी के निचले हिस्से को चूस रही थी। जो लोग इस स्थान पर आए थे वे अनोखी वर्दियों और मानसिक संतुष्टि का आनंद लेने आए थे। 1,00,000 तौले। अर्जुन ने असहाय होकर पुकारा। अब यह 1,00,000 तौले हो गया है। 1,00,000 तौले। क्या कोई और अधिक बोली लगाने वाला है? नीलांकर मंच पर उत्साह के साथ चिल्लाया और उसने संभावना फल के प्रभावों का घमंड करना भी शुरू कर दिया। उसने शुरू में कहा था कि प्रभाव अज्ञात हैं, लेकिन अब उसने उत्साह बढ़ाने के लिए संभावनाओं का अनुमान लगाना और स्पष्ट विवरण देना शुरू कर दिया था। जिस क्षण से अर्जुन ने बोली बढ़ाई थी, यह उस आदमी और तीसरी मंजिल वाले आदमी के बीच प्रतिस्पर्धा बन गई थी। अब सभी इस तमाशे का आनंद ले रहे थे। इस विदेशी लड़के में दम है। भले ही उसके पास पैसा हो, उसे विशाल तलवार संप्रदाय जायंट स्वॉर्ड सेक्ट के किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। उसका भाग्य बिगड़ने वाला है। एक आवाज ने अपने पास बैठे व्यक्ति से फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल सही, ये भाई हु सिर्फ विशाल तलवार संप्रदाय के एक बड़े का पोता नहीं है, बल्कि हु कबीले का सीधा वंशज भी है। उसके पास बैठे मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने भी उत्साह व्यक्त किया। 1,50,000 तौले। तीसरी मंजिल से आने वाली आवाज में थोड़ा गुस्सा था। 3,00,000 तौले। अर्जुन ने एक आश्चर्यजनक राशि का नाम लिया। अर्जुन ने सोचा था कि अगर दूसरी तरफ से फिर से अधिक बोली लगाई गई तो उसे हार माननी पड़ेगी। 3,00,000 एक बार, 3,00,000 दो बार, 3,00,000 तीन बार, सौदा हो गया। इस महोदय को बधाई जिन्होंने 3,00,000 तौले में संभावना फल की बोली जीती। नीलांकर ने अर्जुन को खुशी से बधाई दी। मूर्ख, बेवकूफ, ... मेरे साथ लड़ने की हिम्मत कैसे की? ओह, उस हटे कट्टे आदमी का विस्फोट वर्दीधारी महिला के मुख की तेज गति के बीच हो गया। फिर उस संवेदनशील महिला ने अपनी जीभ का उपयोग करके उसकी वह बदसूरत चीज साफ कर दी। हालांकि अर्जुन ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन वह अत्यधिक प्रसन्न था। अगर उसका पैसा चला गया तो वह हमेशा वापस कमा सकता था। एक बार अच्छी चीजें चली गईं तो उन्हें फिर से पाना मुश्किल होगा। जब अवसर आए तो उन्हें हमेशा पकड़ना चाहिए। यही सिद्धांत था जिसका अर्जुन ने इस जीवन में पालन किया। अर्जुन दूसरों की चर्चाओं की परवाह नहीं करता था। विशाल तलवार संप्रदाय के बड़े का पोता होना या हु कबीले का सीधा वंशज होना क्या, जब तक वह सांगलांग देश के स्काईस्वॉर्ड संप्रदाय के साथ था, कुछ भी सुलझाया जा सकता था। अर्जुन केवल उन लोगों के बारे में चिंतित था जो एक उच्च क्षेत्र में जाने में कामयाब रहे थे। नीलामी जारी रही। न तो कोई पैसा था और न ही नीलामी देखने की कोई इच्छा थी। अर्जुन संभावना फल लेकर चला गया। भोजन के लिए भी पैसे न होने की स्थिति में अर्जुन ने सोचा कि उसे अपने स्टॉक को फिर से भरने की आवश्यकता होगी ताकि जब उसे जरूरत की चीजें मिले तो उसे इतना हिंसक न होना पड़े। भाई साहब, कृपया रुकिए। वह नीलामी हॉल से ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने किसी को बुलाते हुए सुना। अर्जुन मुस्कुराया। जब वह नीलामी घर में था तो उसे पता था कि तीसरी मंजिल का वह भाईहू उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। भाईहू को शायद पता होगा कि देश में कौन मजबूत था और किसे नाराज करने का वह खर्च नहीं उठा सकता था। वह एक अजनबी को कैसे जाने देगा जिसने उसे बदनाम किया था। 9 महाद्वीपों की दुनिया में लोग अपनी प्रतिष्ठा को सबसे अधिक महत्व देते थे। कोई पैसा खो सकता था लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नहीं। अर्जुन ने अपना सिर मुड़ाया और देखा कि यह काले सूट में एक युवक था। हालांकि वह काफी मजबूत दिखता था, लेकिन वह अर्जुन के लिए कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह ऐसे लोगों से मिलता था तो उसकी मानसिकता ऐसी थी मानो वह एक खेल खेल रहा हो।
कहा जाता था कि विशेषज्ञों ने जीवन को एक खेल की तरह लिया था, और अर्जुन अब उस एहसास को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता था। मुझे ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान दी और जानबूझकर पूछा। मेरे मालिक भाई को आमंत्रित करना चाहेंगे। उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। काले वस्त्र में युवक ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे मालिक कौन हैं? मुझे उनसे मिलने क्यों जाना चाहिए? वे अपने आप को क्या समझते हैं? अर्जुन मुस्कुराते रहे और जवाब दिया। अर्जुन उन लोगों से नफरत करता था जो खुद को युवा मालिक या सज्जन कहते थे। ये किसी ऐसे व्यक्ति का संकेत था जो पिछली पीढ़ी पर निर्भर था। पिछली पीढ़ी के संरक्षण के बिना वे कुछ भी नहीं थे, बस गंदगी का ढेर। बड़े कबीलों के सदस्य इतने घमंडी और अज्ञानी कभी नहीं होंगे कि एक स्थानीय तानाशाह की तरह कार्य करें। मैंने आपको भाई कहकर सम्मान दिया। बेशर्म मत बनिए। युवक का चेहरा तुरंत उतर गया और तुरंत ही 5 समान रूप से वस्त्र पहने युवक वहां आ गए। मुझे तुम लोगों का सम्मान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अभी लोगों को पीटने का मन हो रहा है। अर्जुन ने अपने हमलों से मार्शल वॉरियर क्षेत्र के ग्रेड 6 के उन कुछ युवकों को उड़ा दिया। उनमें से 5 तो बेहोश हो गए, जबकि एक जिसने शुरू से बात की थी वह होश में रहा। कचरा। अर्जुन एकमात्र होश में रहने वाले युवक के पास गया और धीरे से बोला। ये देखकर कि देर नहीं हुई थी, अर्जुन ने सांगलांग देश के इस उत्कृष्ट स्थान पर अच्छी तरह से एक नजर डालने का फैसला किया। आखिरकार जो लोग इस क्षेत्र में व्यापार करते थे, अपना नाम बनाते थे, व्यवसाय शुरू करते थे, उनकी दुकानें थीं, वे सभी शक्तिशाली लोग थे। ये वही था, चाहे आप कहीं भी जाएं। पैसा होने पर आपके पास शक्ति होगी, शक्ति होने पर आपके पास पैसा होगा। सबसे समृद्ध चौराहे से गुजरते हुए सांगलांग देश की 2 सबसे सफल और चौड़ी सड़कें थीं, एक पूर्व और पश्चिम के साथ, जबकि दूसरी दक्षिण और उत्तर के साथ। सड़क की चौड़ाई 1000 मीटर से कम नहीं थी, और यह कुछ बड़े पैमाने पर पशु गाड़ियों को एक साथ गुजरने की अनुमति दे सकती थी। अर्जुन सड़क पर भीड़ के प्रवाह का पालन किया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि देश नीलामी हॉल के ठीक सामने एक समान रूप से शानदार इमारत थी। अर्थली पैराडाइज। अर्थली पैराडाइज, क्या स्टाइलिश नाम था। अर्जुन दूर से खड़ा रहा और उसने गहरे सुनहरे रंग में कुछ शब्दों को देखा जो दोपहर की धूप के नीचे जादुई रूप से चमक रहे थे। फिर उसने एक हल्की सुगंध सूंघी। ये सुगंध क्षेत्र की काली मछलियों और ऑल एस्पेक्ट नॉरिशमेंट सूप की सुगंध की तुलना की जा सकती है। अर्जुन को भव्य वैभव प्रदर्शित करने वाली इमारत से 500 मीटर की दूरी पर ही उस अप्रतिरोध्य सुगंध की गंध आ गई थी। अर्थली पैराडाइस नाम साइन बोर्ड पर था। अर्जुन दंग रह गया। सोचना कि इतनी सुगंधित रेसिपी बनाना संभव था। केवल इसकी सुगंध से ही यह अपने नाम के अनुरूप था, अर्थली पैराडाइस। अर्जुन ने महसूस किया कि वह ऐसी भव्यता का सामना केवल अपने सपने में कर सकता था। दोपहर के भोजन का समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी चौड़े प्रवेश द्वार से माध्यम से एक अंतहीन मानव प्रवाह गुजर रहा था, क्योंकि धनी संरक्षक बहुमत में थे। अर्जुन ने अपने पास मौजूद कुछ कुचल चांदियों को देखा जो 10 तौले तक नहीं होते थे। जब वह प्रवेश द्वार पर था तो अर्जुन ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक टांग से विकलांग एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने एक टूटा हुआ कटोरा था जिसमें कुछ तांबे के सिक्के थे। जिस चीज ने अर्जुन को खुश किया वह ये थी कि उसने एक महिला वेट्रेस को बचे हुए भोजन के थैले लेकर बाहर आते देखा। उसने वे थैले उस बूढ़े आदमी और आसपास कुछ बच्चों को दे दिए जो भिखारी जैसे दिखते थे। चाहे स्थान कितना भी धनी या समृद्ध क्यों न हो, वहां भिखारी जरूर होंगे। अर्जुन ने अपने पास जितनी भी कुचल चांदी थी वह सब उस बूढ़े आदमी और उन बच्चों को दे दी और फिर अर्थली पैराडाइज के दरवाजे में प्रवेश किया। वैसे भी भोजन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। दरवाजे पर महिला उषा ने झुककर अर्जुन का मुस्कान से स्वागत किया। अर्जुन को दूसरी मंजिल के हॉल में ले जाया गया, क्योंकि पहली मंजिल पहले से ही पूरी तरह से भरी हुई थी। अर्थली पैराडाइस में कोई आरक्षित कमरे नहीं थे और सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। इससे अर्जुन हैरान रह गया। यह विश्वास करना कठिन था कि इतनी शानदार रेस्तरां में आरक्षित कमरे नहीं थे। क्या आपके पास यहाँ आरक्षित कमरे हैं? अर्जुन ने मीठी दिखने वाली वेट्रेस को देखकर पूछा। हाँ, हमारे पास पहले होते थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया था। वेट्रेस ने मुस्कुराकर कहा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्यों? अर्जुन को बहुत जानने की इच्छा थी कि क्या हुआ था जिससे अर्थली पैराडाइस के मालिक ने आरक्षित कमरे हटाने के लिए क्रोधित हो गए थे। आरक्षित कमरे हॉल की तुलना में अधिक पैसा लाते थे। वेट्रेस ने शर्माते हुए कहा, मैंने किसी से सुना है कि 5 साल पहले एक वेट्रेस ने एक वीआईपी रूम में व्यंजन परोसे थे। दुर्भाग्य से उसके साथ कमरे में मौजूद उन धनी युवा मालिकों ने सामूहिक दुर्व्यवहार किया। उस वेट्रेस ने वहीं आत्महत्या कर ली। क्या यही कारण है कि आपके मालिक ने आरक्षित कमरे हटाने पड़े? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हाँ, बिल्कुल सही। हमारे मालिक ने तुरंत उन दिखावटी बेटों को मौके पर ही मार डाला और सड़कों पर फेंक दिया। उसने उस दिन तुरंत संचालन बंद कर दिया ताकि आरक्षित कमरों को समाप्त किया जा सके। तब से अर्थली पैराडाइस में किसी ने भी वेट्रेस का फायदा उठाने की हिम्मत नहीं की।
अपने मालिक के जिक्र में वेट्रेस की आंखें सम्मान से भरी थीं। अर्जुन ने कुछ सबसे महंगे व्यंजन ऑर्डर किए। उसने सोचा कि उसे ऐसे चरित्र वाले मालिक से जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा वह यहाँ मालिक से मिलने के लिए ही आया था। जल्द ही वेट्रेस ने व्यंजन परोस दिए। अर्जुन ने उसे भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह केवल स्वयं स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सका। जब उसने भोजन का स्वाद लिया तो उसे एहसास हुआ कि यह अभी भी बैंगनी ज़ैदमर्ग क्षेत्र की काली मछलियों और ऑल एस्पेक्ट नॉरिशमेंट सूप के स्वाद से बहुत दूर था। उसने जल्द ही इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि केवल पाक कला कौशल के आधार पर ऐसे स्तर को प्राप्त करना काफी उपलब्धि थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? अर्जुन ने खाते हुए पास खड़ी वेट्रेस से पूछा। आप मुझे लिटिल शू बुला सकते हैं, महिला ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मुस्कान बहुत मीठी थी और एक युवा लड़की की उमंग से भरी थी। लिटिल शू, अगर कोई यहाँ बिना पैसे दिए खा जाए तो क्या होगा? अर्जुन अजीब तरह से मुस्कुराया। बिना पैसे दिए खाना? हमारा अभी तक ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है। ओह, ये 5 साल पहले से होना चाहिए था जब से लोगों ने बिना पैसे दिए खाना बंद कर दिया। एक भी व्यक्ति टैब रखने की हिम्मत नहीं करता था। लिटिल शू ने आश्चर्य से उबरने के बाद एक प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लिटिल शू, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? अर्जुन खाता रहा और पूछता रहा। मेरा विश्वास करना या न करना महत्वपूर्ण नहीं है, लिटिल शू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? क्या तुम लोगों को डर नहीं कि मैं बिना पैसे दिए खाऊंगा? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। आखिरकार वह निश्चित रूप से बिना पैसे दिए खाने वाला था। इसके अलावा यह उसे यहाँ के मालिक से मिलने के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करेगा। हमारे मालिक ने शब्द दिया है कि आप यहाँ मुफ्त में भोजन का आनंद ले सकते हैं। आप कब भी आएं, ये सब मुफ्त होगा, लिटिल शू ने खुशी से कहा। अर्जुन दंग रह गया। उसने सांग लांग देश में काफी दुश्मन बना लिए थे, लेकिन कोई दोस्त नहीं। लिटिल शू, मुझे सस्पेंस में मत रखो। क्या हो रहा है? मेरे पास सच में पैसा नहीं है। क्या तुम मुझे अपने मालिक से मिलने ले जा सकती हो? अर्जुन ने आखिरी टुकड़ा खत्म किया और खड़े होकर कहा। हमारे मालिक ने इसे इसलिए तय किया क्योंकि आपने पहले उन कुछ गरीब लोगों के प्रति दान दिया था। इसलिए हम आपको एक मुफ्त भोजन दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण के लिए आप अपने मालिक से मिलने के बाद पता लगा लेंगे। चलिए, हमारे मालिक भी आपसे मिलना चाहेंगे। लिटिल शू ने खुशी से अर्जुन को ऊपर ले जाना शुरू किया। अर्जुन बहुत हैरान था, लेकिन वह केवल उस प्यारी और बुद्धिमान लड़की का पीछा करते हुए ऊपर जा सकता था। मंजिलों की संरचना ऐसी थी कि जहां ग्राहक भोजन करते था वह हॉल बीच में था, जबकि बाहर की ओर गलियारों की एक पंक्ति थी। इमारत की संरचना में आधार बड़ा था, जबकि प्रत्येक मंजिल की लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर से कम नहीं थी। हालांकि उतनी स्तर नहीं थे। अर्थली पैराडाइज के कुल 6 स्तरों में से केवल 5 संचालन के लिए उपयोग किए जाते थे। उच्चतम स्तर जनता के लिए खुला नहीं था। जल्द ही वे 5वीं मंजिल पर पहुंच गए और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का स्थान भी बदल गया था। वहां 2 महिला गार्ड भी थीं और उन्होंने लिटिल शू को देखकर सिर हिलाया। लिटिल शू और अर्जुन सीढ़ियों से होकर 6ठी मंजिल की ओर बढ़े। 6ठी मंजिल का डिजाइन बहुत सरल था, लेकिन इसमें अच्छा वातावरण था और केवल कुछ कमरे थे। बीच में एक विभाजक था, कुछ चट्टानें और सदाबहार पेड़ थे। वहां घास का एक पैच भी था। हमारा मालिक अंदर है, लेकिन आप अकेले प्रवेश कर सकते हैं। लिटिल शू ने मुस्कुराकर विभाजक की ओर इशारा किया और कहा। अर्जुन विभाजक से गुजरा और अंदर जाते ही वह दंग रह गया जब उसने विभाजक के पीछे बैंगनी वस्त्र में एक पतली अद्वितीय सुंदरता को खड़े देखा। बैंगनी वस्त्र पहने होने के कारण वह और भी अधिक संतुलित और सुंदर लग रही थी। लंबी पलकों वाली उसकी लंबी और सनकरी फीनिक्स आंखों में एक अवर्णनीय आकर्षण था। वह अभी भी उसकी देवी जैसी गुरु के जैसी नहीं थी, जो अपनी सुंदरता से देशों और शहरों को उखाड़ फेंक सकती थी, लेकिन वह अभी भी आत्माओं को अपनी ओर खींच सकती थी। वह एक शांत महिला थी और उसकी सुंदर मुद्रा और नजर किसी को भी मोहित कर देती थी। वह हुयुन लियुली थी, एक महिला जो बौद्धिक सुंदरता और आकर्षण का एक आदर्श संयोजन थी। अध्याय 172 पुनर्मिलन। वह वास्तव में हुयुन लियुली थी। हालांकि वह एक अलग शैली के कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसमें एक आत्मविश्वास और श्रेष्ठता का आभा था। अर्जुन अभी भी निश्चित था कि वह उसकी मिली हुई सबसे सुरुचिपूर्ण और मोहक महिला थी। अर्जुन उसे एक टक सा देखता रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्थली पैराडाइज की मालिक वास्तव में ये शानदार महिला होगी। सोचना कि एक महिला जिसने खुद को 100 कोस नगर में छिपाए रखा था, वह वास्तव में सांगलांग देश के अर्थली पैराडाइज की मालिक थी। इसके अलावा वह सांगलांग देश के उन दिखावटी बेटों को मारकर सड़कों पर फेंक सकती थी और बिना किसी नुकसान के बची रह सकती थी। अब जब आप सांगलांग देश आ गए हैं, तो क्या आप अपनी बड़ी बहन को पहचान नहीं पाएंगे? उसकी आवाज अभी भी भारी थी और इसमें एक चुंबकीय आकर्षण था। ये किसी के दिल में तार छेड़ने में सक्षम थी।
उसकी उपस्थिति, अनोखा आकर्षण और बौद्धिक, शांत नजर के साथ ये किसी के भी मन में गर्मी और मोह की भावनाएं पैदा करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत अचानक था। क्या किसी ने पहले नहीं कहा था कि जीवन में 3 चीजें सबसे अधिक खुशी देती हैं? पहला अभ्यास के एक नए स्तर को प्राप्त करना, दूसरा विवाह की पहली रात से गुजरना और तीसरा विदेशी स्थानों पर दोस्तों से फिर से मिलना। क्या मैंने आखिरी घटना को नहीं पकड़ा? बस मैं अभी तक खुशी से उबर नहीं पाया हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हमें अंतिम बार मिले हुए तो कुछ ही समय हुआ है और तुम अब इतने चिकने बोलने लगे हो। सोचना कि तुम अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाने की भी हिम्मत करोगे। हुयुन लियू ने कहा। अर्जुन की बातें सुनकर उसके फूल की पंखुड़ियों जैसे सेक्सी होठों ने एक मोहक और फुसलाहट भरा मुड़ाव ले लिया। डायन, एक मोहक डायन। अर्जुन को अभी भी लगा कि वह एक डायन की तरह थी। उसने उस पेनयंग मास्टर को याद किया जिससे उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वे पहली बार सांगलांग देश में प्रवेश करते थे। उसने अर्थली पैराडाइज की एक महिला का जिक्र किया था। वह निश्चित था कि वह हुयुन लियूली होनी चाहिए। वह निश्चित रूप से वह थी जिसके कारण सांगलांग देश के सबसे अधिक पुरुष उस पर मोहित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि वह सबसे सुंदर नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से दूसरों की आत्माओं को बाहर निकालने में सबसे अच्छी थी। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे करूंगा? मैं नहीं चाहता कि मुझे सड़कों पर फेंक दिया जाए। अर्जुन धीरे धीरे आराम से बोला। क्या तुम्हें मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं है? हुयुन लियूली ने अर्जुन को देखा और मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो अपने आप के प्रति सच्चे होते हैं। एक व्यक्ति तभी खुश रहता है और महसूस करता है कि उसके जीवन में अर्थ है, जब वह वही करता है जो उसे लगता है कि उसे करना चाहिए। इसे बिना किसी पश्चाताप के या समर्पित प्रयासों की शिकायतों के साथ किया जाना चाहिए। अर्जुन ने ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो वह बहुत गंभीर और गहरे विचार में था। हाँ, मैं नहीं बता सकती कि तुम वास्तव में भीतर से चरित्र वाले व्यक्ति हो या नहीं। बड़ी बहन को तुम पसंद हो। चलो चाय पीने के लिए अंदर आओ। अर्जुन की बातें सुनकर हुयुन लियूली की सुंदर आंखें झपकीं और फिर वह एक नशीली मुस्कान के साथ हंस पड़ी, मानो थोड़ी ही देर में ताजे फूल खिल गए हों। अर्जुन ने उस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जब उसने कहा था, बड़ी बहन को तुम पसंद हो, लेकिन फिर भी उसे बहुत खुशी महसूस हुई। सांगलांग देश में किसी परिचित व्यक्ति से मिलना बहुत अद्भुत था, खासकर जब वह एक महिला थी जिसके प्रति उसकी असाधारण रूप से अनुकूल छाप थी। यह एक खाली जगह थी और अर्जुन ने देखा कि पास की एक दीवार पर एक शानदार तलवार लटकी हुई थी। ये वह स्थान होना चाहिए जहां हुयुन लियूली अपना अभ्यास करती थी। दोनों अनानास की लकड़ी से बनी एक कॉफी टेबल पर बैठे और हुयुन लियूली ने बैंगनी चाय के कपों की एक जोड़ी निकाली। उसने कपों को उबलती हुई गर्म चाय से भर दिया जो अभी अभी ऊपर लाई गई थी। तुम अचानक सांगलांग देश क्यों आए? क्या यहाँ कुछ समझौता करने हैं, या फिर लंबी अवधि के लिए रहने के लिए? हुयुन लियूली ने जीशा चायदानी नीचे रखी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ लंबी अवधि के लिए रहने आया हूँ। मैंने देश का अनुभव करने की बहुत इच्छा रखी थी और कुछ समय के लिए यहाँ रहने की योजना बनाई थी। अच्छी तरह से इधर उधर देखने के बाद जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं इसका डींग मार पाऊंगा। अर्जुन ने चाय का एक घूंट पिया और आंखें बंद करके ऐसा कहा मानो वह खुद को आनंद दे रहा हो। क्या तुम्हें किसी चींटी की परेशानी का सामना करना पड़ा? क्या कुछ भी है जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ? हुयुन लियूली ने अर्जुन के कप को फिर से भरा और धीरे से कहा। उसके स्वर में ईमानदारी भरी थी। अर्जुन कड़वे मुस्कान से मुस्कुराया। ये सच था कि उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन भले ही उसे कोई मदद न मिलती तो भी यह कोई समस्या नहीं होती। बैंगनी जैद अमर क्षेत्र के साथ वह भूखा नहीं रहता था। अर्जुन हुयुन लियूली की चिंता के लिए आभारी था, खासकर उसके स्वर, तरीके और सतर्कता के लिए। वह उसे बुरी स्थिति में डालने से डरती थी। हाँ, क्या आप पहले से ही जानती हैं कि मैं मुफ्त में खाना खाने की योजना बना रहा हूँ? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा और हुयुन लियूली को देखा जो उसकी शान को ठेस न पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। हुयुन लियूली ने अर्जुन की ओर केवल मुस्कुराकर देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। वास्तव में मैं आज अर्थली पैराडाइज के मालिक से मिलने व्यापार पर चर्चा करने के लिए आया था। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मालिक एक उत्कृष्ट सुंदरता होगी, और वह भी जिसने मेरी मदद की थी। अर्जुन ने चाय पी और आकस्मिक रूप से कहा, बेवकूफी मत करो और बोलो। चूंकि तुम अर्थली पैराडाइज के मालिक के साथ व्यापार पर चर्चा करने आए हो, तो अब जब यह कोई परिचित है तो चीजों को सुलझाना आसान है। एक तरह से हमें परिचित माना जा सकता है। हुयुन लियूली ने फटकारा। जरूर, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसलिए मैं अब व्यापार के बारे में बात नहीं करना चाहता। पहले मुझे ये भी पता चला कि जबकि आप बहुत कमाती हैं, तो आप अपना बहुत सारा पैसा गरीब परिवारों के बच्चों पर खर्च करती हैं ताकि वे बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। बस मुझे समझ नहीं आता कि अर्थली पैराडाइज कितना कमाता है। अर्जुन ने लिटिल शू से कुछ जानकारी सुनी थी कि हुयुन लियूली बहुत सारे पैसे की आवश्यकता वाले बहुत से कार्यों को संभालती है, लेकिन किसी भी मुआवजे की मांग नहीं करती। पैसे की चिंता मत करो,
जबकि मैं गरीबों पर एक बड़ी राशि खर्च करती हूँ। तुमने खुद भी इस जगह पर मेरे द्वारा निर्धारित कीमतों को देखा है। कीमतें अभी भी बहुत ऊंची हैं, जो दोनों जरूरतों और मानक का परिणाम है। मेरा रेस्तरां अमीरों के लिए लक्षित है, अमीरों से पैसा निकालने के लिए। हुयुन लियू ली ने चाय का एक छोटा घूंट पिया और कहा, उसके सुंदर भौहें मोहक तरीके से उठीं। आपने बहुत ज्यादा सोच लिया है। मेरे पास कुछ है जिससे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं जो आपके यहाँ की सबसे अच्छी रेसिपी से भी बेहतर हैं। मैं प्रारंभ में इससे कुछ पैसा कमाना चाहता था, लेकिन चूंकि यह आपका रेस्तरां है तो मुझे इसे आपको न देने का कोई कारण नहीं है। अगर आप बहुत पैसा कमाती हैं तो मैं आभारी रहूंगा अगर आप इस छोटे भाई को कुछ खाना और पैसा दें। अर्जुन ने अपनी नाक पर हाथ फेरा और कहा। हुयुन लियू ली ने अर्जुन को थोड़ी देर के लिए देखा, फिर उसने अपने सेक्सी होठों को उभारा। तुम्हारे पास वाकई ऐसा कुछ है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ खराब व्यवहार करेगी? तुम्हारी बड़ी बहन ने कब ऐसा किया? क्या मेरी छवि इतनी बुरी है? अर्जुन ने इस पर विचार किया और सहमत हो गया। उस सुनहरे फ्लिंट आयरन कॉल्ड्रन के मूल्य और उसे पूछे गए कुछ सवालों को याद करते हुए अर्जुन ठंडे पसीने में तड़पने लगा। आज तक अर्जुन यह नहीं समझा पाया था कि इस महिला ने उसे सुनहरे फ्लिंट आयरन कॉल्ड्रन जैसी अमूल्य वस्तु उपहार में क्यों दी थी। इसके बारे में सोचकर अर्जुन अत्यंत शर्मिंदा महसूस करने लगा, क्योंकि उसके माथे पर पसीना बहने वाला था। हुयुन लियू ली ने भी अर्जुन के माथे के पसीने को हैरानी से देखा। क्या हुआ? क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं बस उस सुनहरे फ्लिंट आयरन कॉल्ड्रन के बारे में सोच रहा था जो बड़ी बहन ने मुझे दिया था। अर्जुन ने कड़वा मुस्कान दिया। हुयुन लियू ली एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर वह हल्की हंसी हंस पड़ी। उसकी थोड़ी भारी आवाज दवा लेने जैसी थी, जिससे अर्जुन के लिए खुद को अलग करना मुश्किल हो रहा था। वह एक नशीली डायन थी। तुम शियानशन स्तर में कब पहुंचे? अर्जुन ने अचानक पूछा। कुछ साल पहले। हुयुन लियू ली को जल्दी ही एहसास हुआ कि अर्जुन वास्तव में उसका परीक्षण कर रहा था। उसने उसे फटकारा, तुम शरारती, तुम और बिगड़ रहे हो। क्या तुम सीधे मुझसे नहीं पूछ सकते थे? सोचना कि तुमने नाटक करने की कोशिश की। यह नहीं चलेगा, इसलिए अब मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। आप मुझे कौन सी सजा देना चाहेंगी? मैं हर चीज से सहमत हूँ, सिवाय आपसे विवाह करने के वादे के। अर्जुन ने माफी मांगते हुए कहा। हुयुन लियू ली ने अपनी सुंदर आंखों से बिना पलक झपकाए अर्जुन को देखा। तभी जब अर्जुन असहज महसूस करने लगा, तभी उसने चालाकी से कहा, हाल ही में मुझे लगने लगा है कि मेरी कमर दुखती है और पैरों में दर्द है। यहाँ मौजूद डॉक्टर के लिए सजा है कि वह मुझे एक मसाज दे। अध्याय 173, मुलायम हड्डियों वाले हाथ, राजा श्रेणी की औषधीय गोलियां। हुयुन लियू ली ने अपनी नहीं झपकने वाली सुंदर आंखों से अर्जुन को देखा। जब अर्जुन असहज महसूस करने लगा, केवल तभी उसने चालाकी से कहा, हाल ही में मुझे लगा कि मेरी कमर दुखती है और पैरों में दर्द है। यहाँ मौजूद डॉक्टर के लिए सजा है कि वह मुझे एक मसाज दे। अर्जुन के चेहरे के पसीने की बूंदें टपक पड़ीं। हुयुन लियू ली ने यह देखकर निराशा महसूस की। शरारती, मैंने सिर्फ एक मसाज के लिए कहा था। क्या यह इतना बुरा है? क्या आप सच में मालिश चाहती हैं? अर्जुन ने अपने माथे का पसीना पोंछा, यह महसूस करते हुए कि वह इस महिला के विचारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। वह अनियंत्रित और अगम्य थी, एक महिला जो परिपक्व और एक डायन की तरह मोहक थी। अर्जुन यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता था कि वह उस जैसे आदमी को पसंद करेगी। अर्जुन महसूस करता था कि वह उसकी देवी जैसी गुरु और गोल्डन विंग थंडर कॉन्डर पर मौजूद उस महिला के स्तर पर थी। अन्य दो देवियों जैसी थी, जबकि वह एक डायन के समान थी। जरूर, हुयुन लियू ली ने गुस्से से कहा। उसकी जिद भी उतनी ही मोहक थी। तो ठीक है, मेरे पास वाकई मालिश की एक तकनीक है जो मास्टर मालिश तकनीकों से भी बेहतर होगी। मैं अपनी पहली मालिश अपनी महोदया को दूंगा। अर्जुन को याद आया कि जब उसने रसायन विद्या एल्केमी में महारत हासिल की थी, तो एक्यूपंक्चर और ऑर्थोपेडिक्स के अलावा सॉफ्ट बोन टेक्निक का भी एक सेट था। इसमें मांसपेशियों और हड्डियों को आराम देने के लिए मालिश का उपयोग किया जाता था। यह मांसपेशियों और हड्डियों को सुधारने, व्यक्ति की क्षमता को विकसित करने में अच्छी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसे मालिश के रूप में उपयोग किया जाता था। जब अर्जुन ने सहमति दी तो हुयुन लियू ली दंग रह गई। अर्जुन की फुसलाहट भरी बातें सुनकर उसके गाल लाल हो गए। फिर भी वह खड़ी हुई, अर्जुन की ओर एक नजर दौड़ाई और बोली, यहाँ आओ। अर्जुन को हुयुन लियू ली के चेहरे के बदलाव का एहसास नहीं हुआ, और वह उसके कहने पर अंदरूनी कमरे में उसका पीछा करता गया। जब उसने उन अद्भुत शारीरिक विशेषताओं को देखा तो अर्जुन ऐसी आकर्षक दृश्यों में खो गया। वह उसके अद्भुत रूप से पतले और सुडौल बैंगनी पीठ के नजारे, कूल्हों के घुमाव के चौराहे, पतले सुंदर पैरों और उसकी पतली कमर से उसके उठे हुए कूल्हों के घुमाव से मंत्रमुग्ध हो गया। अर्जुन को नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसे सुंदर महिलाओं का पीछे का नजारा देखना पसंद था। ये सब यूहे की गलती थी।
अर्जुन को यूहे के साथ उसके अस्पष्ट रिश्ते की याद आई, और वह बात जो वह एक बार उसके सुंदर नितंबों से चिपका हुआ था। कमरे में प्रवेश करते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यह एक छोटा लाउंज था, लेकिन गर्मजोशी से और सपनों जैसी तरह से सजाया गया था। कमरे के माहौल को महसूस करते हुए अर्जुन ने जान लिया कि आमतौर पर यहाँ बहुत सारे लड़के नहीं आते थे। लाउंज बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन काफी सारा फर्नीचर लगा था। वहाँ एक सीटर सोफा, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर और एक बड़ा सोफा था जो एक छोटे बिस्तर जैसा था। रंग सभी एक समान शानदार बैंगनी रंग के थे। दीवारें और फर्श भी बैंगनी थे, जिससे पूरा कमरा ऐसा लग रहा था मानो ये स्वर्ग जितना सुंदर हो। क्या मुझे बैठना है या लेटना है? हुयुन लियूली ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। अगर आप पहले अपने पेट के बल लेट जाएं तो बेहतर होगा, अर्जुन ने थोड़ा अजीब तरीके से कहा। आखिरकार वह इतनी आकर्षक कमरे में था और एक अद्वितीय मोहक सुंदरता से पेट के बल लेटने को कह रहा था। अर्जुन की बात सुनकर हुयुन लियूली का चेहरा लाल हो गया। इससे वह बैंगनी कमरे में और भी सुंदर लग रही थी और अर्जुन काफी देर तक दंग रहा। हुयुन लियूली धीरे धीरे सबसे बड़े सोफे पर लेट गई। बैंगनी वस्त्र पहने होने के कारण बैंगनी सोफे पर उसका दृश्य चारों ओर की दीवारों और छत के साथ एक सुंदरता का सबसे सुंदर चित्र बना। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कन को रोकते हुए। वह धीरे धीरे सोफे के किनारे बैठ गया और अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने उन्हें हुयुन लियूली के सुंदर कंधों पर रखा। कपास के बैंगनी कपड़ों की एक परत के बावजूद अर्जुन अभी भी महसूस कर सकता था कि वह आश्चर्यजनक रूप से मुलायम और चिकनी थी। उसने देखा कि प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक एंशिएंट स्ट्रेंथनिंग टेक्निक की ऊर्जा स्वचालित रूप से अर्जुन द्वारा याद किए गए एक्यूपंक्चर बिंदुओं और जोड़ों की मालिश तकनीकों के साथ समन्वय में प्रसारित हो रही थी। हुयुन लियूली ने एक हल्की चीख निकाली और फिर तुरंत अपने दांत भींच लिए और अपना लाल चेहरा मखमली सोफे में दबा लिया। अर्जुन ने धीरे धीरे मालिश की। एक बार जब वह इस स्थिति में प्रवेश कर गया तो अर्जुन अपने आसपास की हर चीज को भूल सकता था। उसके हाथ धीरे धीरे उसके कंधों से नीचे की ओर बढ़े, हल्की लेकिन बढ़ती ताकत का उपयोग करते हुए। पेट के बल लेटी हुयुन लियूली का आकृति इतनी सुंदर थी कि इसका वर्णन करना असंभव था, खासकर उसकी छोटी कमर से उसके उठे हुए नितंबों तक का घुमाव। इससे अर्जुन के हाथ जब उसकी कमर पर पहुंचे तो वे बेतहाशा कांपने लगे। हुयुन लियूली तब तक भूल चुकी थी कि वह कहाँ है। वह पूरी तरह से सुन्न और लचीला महसूस कर रही थी, मानो उसकी सारी हड्डियां निकल गई हों। वह इतनी सुविधा महसूस कर रही थी कि वह कभी कभी ऐसी आवाजें निकालती थी जो किसी की कल्पना को उड़ान भरने पर मजबूर कर दें। हालांकि उसकी हर चीख को जल्दी से दबा लिया गया। अर्जुन के हाथ हिचकिचाते हुए उसके उठे हुए गोल नितंबों पर पहुंचे। इतनी चिकनाई और आश्चर्यजनक लोच को छूने के कारण उसके हाथ एक क्षण के लिए रुक गए। थोड़ी देर के बाद वह जल्दी ही सामान्य हो गया और मालिश जारी रखी। जब अर्जुन के हाथ हुयुन लियूली के उठे हुए नितंबों पर पहुंचे तो वह स्पष्ट रूप से तन गया था और अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि क्या ये मालिश का परिणाम था या कोई अन्य कारण था। आखिरकार नितंबों को पार करके जांघें और भी संवेदनशील थीं। हुयुन लियूली में एक औंच भी शक्ति नहीं बची थी। वह उस आरामदायक सनसनी में खुद को डुबोने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने पहले चाहा था कि अर्जुन मालिश बंद करे, खासकर जब वह उसके नितंबों की मालिश कर रहा था। हालांकि आरामदायक सनसनी ने उसे खुद को खो दिया और हिचकिचाहट के हर पल उसे खुशी के सुख में डुबो दिया। चूंकि नितंबों की मालिश खत्म हो चुकी थी, हुयुन लियूली ने रुकने के लिए कहने का फैसला नहीं किया। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि जब उसकी ऊपरी जांघों की मालिश की जाएगी तो क्या होगा। उसे इस एहसास से नफरत थी, खासकर जब उसके नितंबों की मालिश हो रही थी, क्योंकि इसे वह और भी अस्थिर हो गई और उसे शर्मनाक आवाजें निकालनी पड़ीं। कम दबी हुई चीखें लगातार जारी रहीं, लेकिन अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें नहीं टिपकीं। अगर उसमें आत्मसंयम न होता और वह अधिक महिलाओं के साथ जुड़ना न चाहता तो वह बहुत पहले अपना काम कर चुका होता। जब अर्जुन ने लंबे मोजे से ढके उसके सुंदर पैरों को पकड़ा तो हुयुन लियूली ने अपना लाल और शर्मिंदा चेहरा उठाकर अर्जुन को देखा। मुझे पलट दो, मेरे में कोई ताकत नहीं बची। अर्जुन मुस्कुराया और उसे उठाकर उसके ऊपरी शरीर को ऊंचा करके पलट दिया। हुयुन लियूली अर्जुन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब उसने उस झुनझुनी आरामदायक एहसास और उस नफरत आवाज को याद किया तो वह शर्म से भर गई। ये सोचकर कि इस आदमी ने उसके नितंबों को भी रगड़ा है, वह नाजुक लेकिन आकर्षक और मोहक आदमी की ओर एक नजर देखने पर मजबूर हो गई। हालांकि वह नाजुक दिखता था, लेकिन उसमें छिपी पुरुषार्थ को छिपाया नहीं जा सकता था। आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? क्या अभी भी आपकी कमर में दर्द है और पैरों में दर्द है? अर्जुन ने अपनी नाक पर हाथ फेरा और कहा। जब उसने अपना हाथ अपनी नाक पर रखा तो उसे लाल कमल की एक हल्की सुगंध आई। जब हुयुन लियूली ने अर्जुन को अपना हाथ सूंघते देखा तो उसने अपना सुंदर चेहरा नीचा कर लिया। वह हाथ अभी अभी उसके नितंबों पर था। ये शरारती वास्तव में बहुत बुरा था। धन्यवाद, ये बहुत बेहतर है। ये वास्तव में बहुत आरामदायक था।
हुयुन लियूली ने ईमानदारी से कहा। बस उसे लगा कि इस शरारती ने उसका फायदा उठाया था। न केवल उसने उसकी पूरी पीठ और उसके नितंबों को छुआ, बल्कि उसने उनकी मालिश भी की। हुयुन लियूली को उस दृश्य को याद करने में मदद नहीं हुई जब उसने उससे 100 कोस नगर में मुलाकात की थी। वह उसके साथ बदतमीजी भी करता था। क्या तुम मेरे लिए नीच विचार नहीं रखे हो, है ना? तस्क, तुम थोड़े छोटे हो। छोटा नहीं, बिल्कुल भी छोटा नहीं, कहीं भी। हुयुन लियूली को अभी भी अर्जुन के पिछले कृत्यों की याद थी। जब उसने ये कहा तो ये शरारती अभी भी अपनी पीठ सीधी करता था। बेशर्म मत बनो, मेरे साथ बदतमीजी मत करो। हुयुन लियूली ने उस दृश्य के बारे में सोचा जब उसने उसे सुनहरा फ्लिंट आयरन कॉल्ड्रन उपहार में दिया था। तब बहुत अच्छा था। बड़ी बहन, क्या आप उस समय को याद करती हैं जब आपने मुझे सुनहरा फ्लिंट आयरन कॉल्ड्रन उपहार में दिया था? अर्जुन की बातें सुनकर हुयुन लियूली का दिल धड़क गया। सोचना कि इस आदमी ने भी वही बात सोची थी जो वह सोच रही थी। क्या इसे ही उनका दिल एक कहते हैं? तुमने एक बार कहा था कि जब मैं एक सफल रसायनज्ञ एल्केमिस्ट बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अर्जुन की बातें सुनकर हुयुन लियूली ने निष्कर्ष निकाला और कहा, क्यों, क्या तुम पहले ही एक सफल रसायनज्ञ बन चुके हो? हुयुन लियूली को अब अर्जुन के बारे में एक रहस्यमय एहसास होने लगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। जब अर्जुन ने उसके शरीर को छुआ था जिसे किसी ने पहले नहीं छुआ था, तो यह एहसास धीरे धीरे बढ़ा था। जब उसने उसके नितंबों को छुआ तो यह और भी मजबूत हो गया। मैं अभी भी एक सफल रसायनज्ञ होने से बहुत दूर हूँ। बिना किसी नुस्खे या औषधीय जड़ी बूटियों के मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि मैं पहले ही एक विशेष प्रकार की औषधीय गोलियां बना सकता हूं और मैंने हमेशा बड़ी बहन के लिए एक हिस्सा रखा है। अर्जुन को खुद भी नहीं पता था कि वह सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन उसने वास्तव में उसे अपने दिमाग में रखा था। चूंकि यह एक उपहार था तो वह पूरा सेट ही दे दे। अर्जुन ने हुयुन लियूली को शक्तिवर्धक फल, फुर्तिवर्धक फल और 2 छोटी पुनरुज्जीवन गोलियां, स्मॉल रिविटलाइजिंग पिल्स दे दी। अर्जुन ने देखा कि सभी चिकित्सक शक्तिवर्धक फल और फुर्तिवर्धक फल को पहचान लेंगे, लेकिन वे उन्हें 100 वर्ष का अग्नि शक्ति फल और साफ हवा फल के रूप में जानते थे। जब हुयुन लियूली ने सुना कि अर्जुन ने विशेष रूप से उसके लिए रखे हैं, तो उसने खुशी से उसे देखा और फल और गोलियां खा गईं। जब उसने छोटी पुनरुज्जीवन गोलियों के प्रभावों को महसूस किया, तो वह आश्चर्य से अर्जुन को देखने लगी। सोचना कि तुम राजा श्रेणी पहले स्तर की औषधीय गोली बना सकते हो, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। क्या मुझे तुम्हें प्रतिभाशाली कहना चाहिए या राक्षस? हुयुन लियूली की सुंदर आंखें खुशी से भरी थीं, लेकिन इसमें और भी अधिक आश्चर्य था। अर्जुन ने भी नहीं सोचा था कि छोटी पुनरुज्जीवन गोली को राजा श्रेणी पहले स्तर की औषधीय गोली माना जाता है। तो महान पुनरुज्जीवन गोली या अन्य गोलियां जिनकी आवश्यकताएं और भी अधिक हैं, उनका क्या? औषधीय गोलियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? अर्जुन ने मान लिया कि हुयुन लियूली औषधीय गोलियों की विभिन्न श्रेणियों को जानती होगी, क्योंकि वह बता सकती थी कि यह राजा श्रेणी पहले स्तर की औषधीय गोली है। मैं भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती उन औषधीय गोलियों को जिन्हें राजा श्रेणी पहले स्तर माना जाता है। में समग्र क्षमताओं को कुछ प्रतिशत तक बढ़ाने की अनूठी विशेषताएं होती हैं। 10% का मतलब पहला स्तर होगा, 20% का मतलब दूसरा स्तर होगा और 100% का मतलब 10वां स्तर होगा। हुयुन लियूली हंसकर बोली, तो सम्राट श्रेणी की औषधीय गोलियां कैसी होती हैं? अर्जुन ने पूछा। कोई पता नहीं, सांगलांग देश में अभी तक कोई सम्राट श्रेणी का रसायनज्ञ नहीं है। जैसे ही हुयुन लियूली ने अपना वाक्य पूरा किया, उसने अचानक अर्जुन को आश्चर्य से देखा। वह काफी देर तक दंग रही, फिर बोली, तुम शियानतियन में कब पहुंचे? अर्जुन को लगा कि शब्द बहुत परिचित लग रहे हैं, और हुयुन लियूली को भी। इसके बारे में सोचते हुए, क्या ये वही सवाल नहीं था जो अर्जुन ने पहले उससे पूछा था? इस सवाल की वजह से ही उसे छुआ गया था। मुझे सच में पता नहीं चला कि मेरे साथ इतनी असाधारण प्रतिभा थी जो इतनी कम उम्र में शियानतियन रसायनज्ञ बन सकती है। हुयुन लियूली मुस्कुराए और फिर वह खड़ी हुई और अपने बैंगनी लंबे जूते पहन लिए। इतनी देर के बाद भी हमने मुख्य विषय पर बात नहीं की है। ये देखते हुए कि जल्द ही अंधेरा होने वाला था, अर्जुन ने मुख्य मुद्दे को सुझाने का फैसला किया। तुम्हें भी भूख लगी होगी, क्या तुम एक बार खाना बनाना चाहोगे? अर्जुन ने अपने पास बैठी सुंदर महिला की ओर मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। हुयुन लियूली ने शर्माते हुए कहा, बड़ी बहन ने पहले कभी खाना नहीं बनाया है। मैं नहीं जानती कैसे बनाना है। अर्जुन ने उसे शर्मिंदा देखा और इसे बहुत मजेदार लगा। शियानतियन क्षमताओं वाली महिला के लिए खाना नहीं बनाना आना बहुत सामान्य था। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि तुम यहाँ के सबसे अच्छे रसोइये से भी बेहतर खाना बना पाओगी। मुझे वाकई नहीं लगता, मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया है। मेरी बात सुनो और अच्छे बनो। हुयुन लियूली। जब हुयुन लियूली ने बहुत बदसूरत लेकिन स्वादिष्ट खाना देखा, तो ऐसा लगा मानो उसने सबसे डरावनी चीज देखी हो। जब उसने खाने का स्वाद लिया तो वे उन्हें दंग रहकर देखने लगीं। ये सब उसने खुद बनाए थे।
समस्या ये थी कि यह थोड़ा पकाया गया खाना इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। यह अर्थली पैराडाइज के मास्टर शेफ में यांग सुए से भी बहुत बेहतर था। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि इसमें ज्यादा मसाले नहीं डाले गए थे, सिवाय एक बैंगनी रंग के सुगंधित फल के। अर्जुन को दिखावे की परवाह नहीं थी। जबकि सुंदरता द्वारा बनाया गया भोजन भूख नहीं बढ़ाता था, लेकिन वे उत्कृष्ट स्वाद के थे। इसलिए वह मुस्कुराते हुए आराम से अपना भोजन का आनंद ले रहा था। जब वह आधा भर गया तो उसने देखा कि होयुन लियूली ने भी खाना शुरू कर दिया है, भले ही वह पूरे समय तौलिया फेर रही थी। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वह फल था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं बचा है। आपको यह विचार करना होगा कि भविष्य में जब आपके सप्लाई खत्म हो जाएं तो उसका क्या असर होगा। अर्जुन ने यूहे इनके अंत के बारे में सोचा और अपनी चिंता पहले स्पष्ट करने का फैसला किया। होयुन लियूली ने अभी भी तौलिया फेरना जारी रखा और थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन को देखा। तुम इस फल के कितने प्राप्त कर सकते हो? कितनी मात्रा की आवश्यकता है? तुम्हारे पास अभी कितने हैं? अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया, इस महिला के निर्णय के लिए उत्साह से भरा हुआ। वह समस्या की जड़ को जल्दी से देखने में भी सक्षम थी। मैं तुम्हें 1000 फल प्रदान कर सकता हूँ। बेशक, अगर तुम मुझसे लगातार मिल सको तो मैं तुम्हें सालाना 800 प्रदान कर सकता हूँ। प्रत्येक फल 100 कटोरे भोजन को इस स्तर के स्वाद तक पहुँचने की अनुमति दे सकता है। मेरे पास इस समय 500 ये हैं। अर्जुन ने इस पर थोड़ा विचार किया। चूंकि वह सालाना 1000 नशीले सुगंध फल ड्रंकन फ्रेग्रेंस फ्रूट्स की कटाई कर सकता है, उसने अपने प्रस्ताव में कुछ संयम बरतने का फैसला किया। अर्जुन की बातें सुनकर होयुन लियूली की आंखें चमकी और उसने सिर हिलाया। ठीक है, ये ठीक है। प्रत्येक फल की कीमत कितनी है? इसे बेचने के लिए हमारे लिए उचित मूल्य क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम फल की लागत को नजरअंदाज कर सकती हो। परेशानी वाली बात यह है कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें बिक्री की मात्रा को नियंत्रित करना होगा। होयुन लियूली ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखते हुए भोजन जारी रखा। मैं एक दिन में एक का उपयोग करूंगी और उन्हें केवल उन बूढ़े लोगों को बेचूंगी जो बहुत तंग और अमीर हैं। एक दिन में प्रति व्यक्ति 1 कटोरा। प्रत्येक कटोरे की कीमत 8000 तौला चांदी होगी। तुम 6000 लो और मैं 2000 लूं। तुम्हें क्या लगता है? अर्जुन मुस्कुराया और धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने स्वीकार किया कि धनी वास्तव में अमीर हैं, लेकिन उसने थोड़ा सोचने के बाद इसे और अच्छी तरह से समझा। आखिरकार, समृद्ध और धनी सांगलांग काउंटी में 9 करोड़ से कम आबादी नहीं थी। तुम 7000 लो और मैं 1000 लूंगा। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाना जारी रखा। होयुन लियूली उसकी मुस्कान को नहीं समझ पा रही थी। उसने कहा था कि वह उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करेगी। ये फल उसके द्वारा प्रदान किया गया था और वह अपनी लागतों को नजरअंदाज कर सकती थी। इसलिए वह अर्जुन का फायदा उठाना नहीं चाहती थी। उसने पहले 6-2 के बंटवारे का सुझाव दिया, फिर 7-1 का, लेकिन इस आदमी ने दोनों प्रस्तावों को ठुकरा दिया। अगर तुम वाकई इसे 8000 तौले प्रति कटोरा के हिसाब से बेच सकती हो, तो हम 6-2 के बंटवारे पर सहमत हो सकते हैं। हालांकि मैं 2 लूंगा और तुम 6 लोगी। अर्जुन ने इस बुद्धिमान सुंदरता को देखा जिसे वह नहीं भांप सकता था और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। होयुन लियूली ने दृढ़ता से कहा, क्या हमें इतनी स्पष्ट रेखा खींचनी आवश्यक है? तो यूं करो, 50-50 का बंटवारा। अगर फिर भी नहीं, तो मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा। अर्जुन ने पहले से ही इसकी उम्मीद की थी और अंतिम परिणाम के बारे में सोचा था। थोड़ी सोच के बाद होयुन लियूली ने वह डायन-सी मोहक मुस्कान दिखाए और बोली, तुम सही कह रहे हो। हमें इतनी स्पष्ट रेखा खींचने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। मैं अभी कंगाल हो चुका हूं और ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम सोचती हो कि मैं रात को ठहरने के लिए तुम्हारी जगह उधार ले सकता हूं? अर्जुन ने माफी मांगते हुए कहा। होयुन लियूली शर्म से कांप गई और उसने अपनी वह मोहक मुस्कान गिरा दी। अध्याय 174, शियानतियन का शिखर, तसांघाई मिंग्युए। होयुन लियूली शर्म से कांप गई और उसने अपनी वह मोहक मुस्कान गिरा दी। मेरे पास यहाँ कुछ कमरे उपलब्ध हैं। तुम चुन सकते हो कि तुम कहाँ रहना चाहते हो और मैं तुम्हें बाद में कुछ बैंक नोट्स दे दूंगी। होयुन ने अपना वह शरारती चेहरा झुकाया जो एक मंत्रमुग्ध करने वाले गुलाबी रंग से लाल हो रहा था। हाँ, आखिरकार एक पुराने परिचित से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यह एक चमत्कार है कि मेरे पास खाने के लिए भोजन है और रहने और अभ्यास करने के लिए एक जगह है। मैं तो एक सुंदरता के साथ रात बिता रहा हूँ या शायद परिवार बसा रहा हूँ। अर्जुन हंसा। तुम्हारा मुंह बहुत सस्ता है। तुम हर मिनट और अधिक शरारती होते जा रहे हो। अर्जुन की बात सुनकर होयुन का चेहरा लाल हो गया। ओह हाँ, मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम किसी तरह मेरे लिए एक अजनबी बन गई हो। क्या अभी यह बताना सुविधाजनक होगा कि तुम्हारा गौरवशाली अतीत और जीवन के अनुभव क्या हैं? अर्जुन अभी भी थोड़ा दंग था जब उसने होयुन को अर्थली पैराडाइज की मालिक के रूप में सोचा। वह पहले से ही होयुन के प्रति श्रद्धा रखता था जब उसने उससे 100 कोस नगर में मुलाकात की थी।
अब जब उसने यहाँ उसकी स्थिति और शक्ति की खोज की तो उसे लगा कि उसकी स्थिति उसके व्यक्तित्व और आभा के अनुरूप थी। उसने अर्जुन की ओर एक फुसलाहट भरी नजर डाली। क्या गौरवशाली अतीत और जीवन अनुभव! मेरी वर्तमान सफलता केवल एक अद्भुत गुरु के कारण है। उन्होंने वाकई मुझ पर बहुत स्नेह किया। तुम्हारी गुरु इतनी भयानक हैं। तुम वाकई भाग्यशाली हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और जरूर बहुत शक्तिशाली होंगी। सोचना कि वे तुम्हें आसानी से अर्थली पैराडाइज की मालिक बना सकती थीं। अर्जुन ने शुरू में ये कहना चाहा था कि हुयुन को कोई परेशानी नहीं होती अगर उसने सार्वजनिक रूप से दिखावटी बेटों के एक समूह को मार भी दिया होता। उसने अंत में अपना मन बदलने का फैसला किया। जरूर, वे असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। हे, हुयुन लियू ली हंसी। उसकी हंसी उसकी आवाज में भी सुनाई दे रही थी। क्यों, इसमें हंसने जैसा क्या है? अर्जुन ने थोड़े दबाव के साथ पूछा। कुछ नहीं, मैं बस हंसना चाहती थी। अगर तुम सांगलांग देश की शाही राजधानी में कुछ साल रहते तो तुम्हें मुझसे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती। हुयुन ने अपनी चमकदार फीनिक्स आंखों से अर्जुन की ओर उत्तेजक नजर से देखा। क्यों? अर्जुन ने हुयुन की आत्मा को हिला देने वाली निगाह से बचते हुए पूछा। क्योंकि मेरी गुरु तसांगधाई मिंग्युए कैंगाई मिंग्यू हैं। हुयुन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गर्व से कहा। कौन? तसांगधाई मिंग्युए? क्या वह प्रसिद्ध हैं? मैंने पहले कभी उनका नाम नहीं सुना है। अर्जुन ने हैरानी से हुयुन की ओर देखा। मुझे पता था कि तुमने पहले उनके बारे में नहीं सुना होगा। वे सांगलांग देश में एकमात्र ऐसी साधक हैं जो शियानतियन के शिखर पीक ऑफ शियानशन पर हैं। तो अब बताओ, मेरी गुरु शक्तिशाली हैं या नहीं? हुयुन ने उकसाते हुए कहा। अर्जुन इस बार वाकई दंग रह गया। सतह पर सांगलांग देश में सबसे मजबूत संप्रदाय स्काईस्वोर्ड संप्रदाय था। संप्रदाय में सबसे मजबूत बैली जिंगवेई था जो शियानतियन के 8वें स्तर पर था। उसने प्रारंभ में सोचा था कि बैली जिंगवेई सांगलांग देश में सबसे मजबूत था। भले ही वह नहीं था, फिर भी उसे अन्य साधकों के साथ समान रूप से रखा जाना चाहिए था। फिर भी किसे पता था कि बैली जिंगवेई से भी कोई और अधिक शक्तिशाली था जो शियानतियन के 8वें स्तर पर था। मार्शल किंग रेल्म में पहुंचने से पहले शियानतियन क्षेत्र में एक व्यक्ति को 10 स्तर प्राप्त करने होते थे। स्तर 1 से स्तर 10 तक अपनी कृषि कल्टिवेशन को बढ़ाना अत्यंत कठिन था। विशेष रूप से 10वें स्तर पर शिखर तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। चरम शियानतियन स्तर में 1 से 10वें स्तर तक एक व्यक्ति की कुल शक्ति का संचय होता था। इसीलिए यह इतना भयानक रूप से कठिन था। एक उदाहरण धर्मपाल था जो हॉटन आउटन के शिखर पर था। वह पूरे 20 साल तक वहां फंसा रहा। न केवल इतना, बल्कि 100 कोस नगर में बहुत कम लोग ये दावा कर सकते थे कि उनके पास हॉटन के शिखर पर कृषि आधार था। स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार की कृषि कलाओं और आध्यात्मिक गोलियों ने भी उसके सफल संक्रमण में प्रभाव डाला। अधिकांश समय साधक केवल अपने भाग्य और नियति पर निर्भर रहते थे। न केवल मार्शल कमांडर शियानतियन और उसके बाद मार्शल किंग के साथ, बल्कि मार्शल सेंट तक। हर एक क्षेत्र एक जैसा था। क्षेत्रों को पार करना सबसे कठिन था। हालांकि ये सब इसके लायक था क्योंकि साधक को जो भयावह विस्फोटक शक्ति वृद्धि मिलती थी वह इसके लायक थी। तुम्हारी गुरु किस संप्रदाय से हैं? क्या उनका संप्रदाय भी सांगलांग देश में है? अर्जुन कई क्षणों के बाद ही अपनी समझ में आया और उसने पूछा। हे, मैं अपनी गुरु के व्यवसाय के बारे में बहुत अधिक पूछने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि वे सांगलांग देश में अक्सर नहीं आती। उन्होंने मुझे बताया था कि वे ग्रीन क्लाउड महाद्वीप में इधर उधर उड़ान भर रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी क्या योजनाएं हैं। हुयुन ने कुछ बालों को अपने कान के पीछे किया, एक संवेदनशील कान प्रकट करते हुए जो लगभग एक क्रिस्टल जैसी चमक के साथ चमकता था। उड़ने वाले वाहन माउंट का होना कितना सुविधाजनक है। मुझे सांगलांग देश पहुंचने में कुल 2 महीने से अधिक का समय लगा था। अर्जुन ने विलाप किया। हाँ, मेरी गुरु ने कहा था कि वे मुझे एक शियानतियन उड़ने वाले प्रकार का अल्पवयी पशु एडोलेसेंट बीस्ट उपहार में देंगी और चाहती थीं कि मैं इसे ठीक से पालूं। 3 साल में यह उड़ान भरने में सक्षम होगा। उस समय मैं तुम्हें कहीं भी भेज दूंगी, चाहे तुम कहीं भी जाना चाहो। ठीक है? ठीक है, जरूर, मैं ठीक हूँ। एक महान सुंदरता मेरी साथी के रूप में मैं और क्या मांग सकता हूँ? हुयुन लियू ली। अर्जुन हुयुन लियू ली के समान एक कमरे में ठहरा। हालांकि रात अभी जवान थी, अर्जुन नर्म बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। उसके मन में हुयुन लियू ली की मोहक आकृति उभरी। वह बैंगनी रंग की सुंदर छवि। वह कल्पना कर रहा था कि वह अपने हाथों का उपयोग करते हुए हुयुन के शरीर के हर हिस्से को महसूस कर रहा है। शक्ति, मुझे अधिक शक्ति की आवश्यकता है। अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए बैंगनी जैड अमर क्षेत्र रेल्म ऑफ वायलेट जेड इमॉर्टल में प्रवेश किया। अर्जुन की ओर से थोड़ी से भी मेहनत के बिना उसके क्षेत्र में औषधीय जड़ी बूटियां साधारण रूप से अच्छी बढ़ रही थीं। काली मछलियां और कछुए क्रिस्टल तालाब में भरे हुए थे, लेकिन जो जीवन शक्ति वे उत्सर्जित कर रहे थे वह पहले से भी अधिक मजबूत थी। वह सुनहरा औषधीय कछुआ क्रिस्टल तालाब के तल में निश्चल पड़ा था।
अन्य काली मछलियां और काले कछुए उसे परेशान या उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। जब अर्जुन अपने आयामी क्षेत्र से बाहर निकाला गया तो उसने अचानक उस संभावना फल पोटेंशियल फ्रूट के बारे में सोचा जिसे उसने सुबह खगोलीय राशि के लिए खरीदा था। इसे बाहर निकालने के बाद यह एक सेब के आकार का था। ये चिकना, चमकदार था और इसमें कोई स्पष्ट दोष नहीं था। उत्साहित होकर अर्जुन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके इसके बारे में सोचते हुए संभावना फल को आधा कर दिया। कोई बीज नहीं। अर्जुन अत्यधिक निराश हुआ। अगर बीज होते तो 3 लाख तौले चांदी इसके लायक होती। अगर प्रभाव उन बढ़ाने वाले फलों के समान थे जिनसे वह परिचित था तो अर्जुन इसे खाकर अपनी शक्ति को केवल थोड़ा बढ़ा पाता। पैसा मूर्त है, इसलिए मैं इसे हमेशा वापस कमा सकता हूँ। अर्जुन ने दांत पीसते हुए खुद को सांत्वना दी। 3 लाख तौले चांदी इसे खरीदने में खर्च की गई थी, इसलिए अर्जुन इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना चाहता था। भले ही यह जहरीला हो, वह फिर भी इसे खाएगा। अपना मुंह चौड़ा खोलकर उसने फल पर निर्णायक रूप से काट लिया। ये सुगंधित, कुछ कुरकुरा था और इसमें एक लंबी मीठी स्वाद थी। उसने लगभग 3 से 5 कौरों में फल खत्म कर दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। आधे दिन प्रतीक्षा करने के बाद अर्जुन को अभी भी अपने आंकड़ों में कोई बदलाव का अनुभव नहीं हुआ। शक्ति, फुर्ती, सहनशक्ति, दृष्टि, श्रवण में कोई बदलाव नहीं। सब कुछ पहले जैसा था। क्या ये हो सकता है कि संभावना फल के प्रभाव अपर्याप्त थे? फिर भी जब अर्जुन निराशा में डूबा हुआ था, उसने खोजा कि उसके आध्यात्मिक स्तर स्पिरिचुअल लेवल में एक परिवर्तन आया था। ऐसा लगा मानो एक अवरुद्ध कागज की खिड़की को छेद दिया गया हो। इसने उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को होयुन लियूली के कमरे में उसकी सटीक स्थिति का पता लगाने की अनुमति दी। ऐसा लगा मानो वह व्यक्तिगत रूप से उसके कमरे के अंदर था, हालांकि वह होयुन की छाया को देख सकता था। ये था मानो वह एक सपने में हो। जो चीजें उसने देखी वे धुंधलेपन की एक परत में लिपटी थीं। हालांकि वह उसे बिस्तर पर लेटते हुए उसकी सामान्य आकृति देख सकता था, लेकिन वह उतनी स्पष्टता से नहीं देख सका जितना जब उसने अपनी भौतिक आंखों का उपयोग किया था। मेरी आध्यात्मिक इंद्रियां, स्पिरिचुअल सेंसेस इतनी अधिक मजबूत हो गईं। अर्जुन का दिल खुशी से जोर से धड़कने लगा। आध्यात्मिक इंद्रियों का मजबूत होना यह दर्शाता है कि मेरी आत्मा, स्पिरिट बढ़ गई है। साधकों के लिए आत्मा की कृषि सबसे कठिन चीज थी। कई लोग हौतन और शियानतियन की सीमा पर फंसे हुए थे क्योंकि उनमें पर्याप्त आत्मा नहीं थी। जब अर्जुन प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक के 4थे स्तर में सफल हुआ था तो उसकी आत्मा परिसंचारित क्यूई ची के 49वें चक्र का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त थी। ये तभी हुआ जब उसकी मुलाकात गोल्डन बॉय से हुई और वह मृत्यु के कगार पर था। तब उसके जीवित रहने की इच्छा विस्फोटित हो गई। इससे उसकी आत्मा अत्यधिक बढ़ गई, जिसके कारण वह शियानतियन में सफल हो गया। अध्याय 175 निशान रहित, हृदय स्पर्श करने वाला। अर्जुन अपनी मीठी नींद में होयुन लियूली के बारे में अपनी कल्पना लेकर आया। अपने सपने में उसने महसूस किया कि होयुन की राक्षसी आकृति उसके शरीर के निचले हिस्से के साथ कामुकता से रगड़ खा रही थी। उसकी परिचित और सेक्सी आवाज ने सभी नियंत्रण खो दिया था और जो लोग इसे सुनते थे वे पागलपन में चले जाते थे। अर्जुन ने अपनी थकान को नजरअंदाज करते हुए अपने हाथों को इधर उधर घुमाया, होयुन के शरीर के हर हिस्से को छुआ। अर्जुन ने अपना सिर उसके दोनों स्तनों के बीच में रखा और उस गुलाबी, उभरी हुई कली को धीरे से चूसा। होयुन लियूली आकर्षक थी और बिस्तर पर अत्यंत बोल्ड थी। उसने अर्जुन को स्प्रिंग पैलेस पोर्ट्रेट से सीखी गई सभी मुद्राओं को आजमाने की भी अनुमति दी। योजक चिन्ह। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, अर्जुन समय पर अपने मीठे सपने से जाग गया। बिस्तर पर बैठकर उसने पिछली रात के अपने सपने के आत्मा को हिला देने वाले दृश्य को याद किया और बड़बड़ाया, क्यों सभी अच्छे सपने इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। अर्जुन के जागने के बाद उसने जल्दी से अपना सुबह का काम निपटाया। जब उसने दरवाजा खोला और होयुन को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह केवल अपनी तलवार नृत्य का अभ्यास कर रही थी। वह बैंगनी वस्त्र पहने हुए थी और उसके बालों में एक हेयरपिन लगा हुआ था। उसके कंधों तक फैले काले बाल हवा में बह रहे थे, उसकी लंबी तलवार चलाने की गतिविधियों के साथ मेल खाते हुए। उसके टखने में एक चांदी का कंगन देखा गया, जबकि वह एक लय पर पैर थापते हुए नाच रही थी। उसका चेहरा गंभीर और शांत था। उसकी गतियां सुंदर और फुर्तीली थीं। उसकी गति समुद्र की लहरों के समान थी, धीमी और स्थिर फिर भी एक अवर्णनीय आकर्षण से भरी हुई। अर्जुन ने पलक भी नहीं झपकाई जब वह होयुन लियूली की फुर्तीली छवि को देख रहा था, खासकर उन नारंगी पैरों को। उन्हें देखकर उसे अपनी नसों में खून बहने का एहसास हुआ क्योंकि उसने पिछली रात की अपनी कल्पना को याद किया। मोहक फीनिक्स आंखों की जोड़ी, उसकी सीधी और सेक्सी नाक और उसके सुंदर आकार के सुंदर होठ, सभी में एक सुंदरता थी जो किसी के दिल की तारों को छेड़ देती थी। होयुन एक पवित्र डायन के समान थी। अनायास ही अभिभूत होकर उसने पिछली रात की अपनी कल्पना को याद किया। अर्जुन को लगा मानो वह अभी भी अपने सपने में था। क्या मुझे देखना सुंदर लग रहा हूँ? उसकी जैद जैसी देह मंत्रमुग्ध अर्जुन की ओर बढ़ी क्योंकि वह हल्के से हंसी। उसकी हल्की मुस्कान में एक अवर्णनीय और आत्मा को हिला देने वाला आकर्षण था जिसमें फुसलाहट के संकेत थे।
सुंदर, बहुत ही सुंदर। अर्जुन ने अपनी नाक पर हाथ फेरा और शानदार हुयुन लियूली को घूरते रहा। एक बार फिर वह अनायास ही सपने में अपनी कल्पना के बारे में सोचने लगा। कितना अच्छा होता अगर यह सच हो जाता। गोलियों और उन अद्भुत फलों के लिए धन्यवाद। अगर वे न होते तो मैं कभी भी वह नहीं महसूस पाती जो मैंने आज महसूस किया। सोचना कि मेरी गति बढ़ गई और यहाँ तक कि मेरा तलवार नृत्य भी कई गुना तेज हो गया। हुयुन की आत्मा को हिला देने वाली निगाह में एक रंगीन चमक चमक रही थी क्योंकि वह अर्जुन से केवल 1 फुट की दूरी पर खड़ी थी। उसके शरीर की सुहावनी सुगंध अर्जुन की ओर बह गई। न केवल इतना, बल्कि हुयुन के उभरे हुए स्तन उससे केवल 1 मुट्ठी की दूरी पर थे। अर्जुन बहुत चाहता था कि आधा कदम आगे बढ़े और हुयुन को थपथपाए और गले लगाए, ताकि वह अपने सपने की तरह अपने दिल की खुजली को शांत कर सके। ये स्थिति एक स्वादिष्ट डिमसम को देखने जैसी थी, लेकिन केवल देख सकता था और खा नहीं सकता था। मुंह में पानी लाने वाली सुगंध लगातार आपकी ओर बढ़ती रहती, बड़े प्रलोभन लेकर। शायद उसके तलवार नृत्य के कारण हुयुन का चेहरा एक गुलाबी रंग से लाल था, जिससे वह अत्यंत आकर्षक दिख रही थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जिससे उसके आकर्षण में और वृद्धि हुई। उसकी सीधी और संवेदनशील नाक पर पसीने की एक बूंद भी थी। अर्जुन मुस्कुराया और उसने अपनी नाक पर उस पसीने की बूंद को पोंछने के लिए 1 उंगली बढ़ाई। तुम इतने शिष्ट क्यों हो? उस दिन जब तुमने मुझे वह कॉल्ड्रन उपहार में दिया था तो मैंने इतना धन्यवाद भी नहीं किया था। क्या मुझे बता रही हो कि अब तुम मुझे परिवार नहीं समझती? अर्जुन की मुस्कान में समझाने की क्षमता थी। उसकी बाहों के बीच केंद्र में बैंगनी जैद अमर क्षेत्र का बीन के आकार का धब्बा उसकी मुस्कान को एक राक्षसी आकर्षण से भर देता था। हुयुन अर्जुन की इस छोटी सी हरकत और उसके उस हंसमुख चेहरे से थोड़ी चौंक गई। तुम्हारे साथ कौन परिवार बनेगा? हुयुन की नाराज आवाज कम और सेक्सी थी। बड़ी मिस, अब जब तुमने अपनी कृषि कल्टिवेशन पूरी कर ली है तो अब मेरी बारी है अभ्यास करने की। अगर ऐसा नहीं किया तो शायद मैं खुद को नियंत्रित न कर पाऊं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी नाक पर हाथ फेरा। क्या नियंत्रित करना? हुयुन ने संदेह के साथ सिर झुकाते हुए पूछा। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी शक्ल मेरे दिल में जलती हुई आग लगा देती है? मैं तुम्हें पूरी ताकत से नीचे गिराने के लिए तरस रहा हूं। क्या अब तुम जानती हो कि मैं अभी किस स्थिति से गुजर रहा हूं? यह एहसास इतना असहनीय है। अर्जुन कड़वे मुस्कान से मुस्कुराया। हुयुन एक पल के लिए दंग रह गई, फिर वह होश में आए और मुस्कुराए। उसकी मुस्कान फूल के खिलने जैसी थी। उसने कहा, क्या बहन के पास वाकई इतनी घातक और खतरनाक सुंदरता है? अर्जुन ने अचानक अपने हाथ बढ़ाए और हुयुन लियूली के चेहरे को थपथपाया। उसके आश्चर्यजनक नजरों के सामने अर्जुन ने कुछ कदम पीछे हटकर अपनी सुबह की प्रथा शुरू कर दी। हर सुबह अर्जुन के लिए अपने दिल की आग को शांत करने के लिए ताइची फिस्ट का अभ्यास करना एक आदत थी। शांत हृदय और स्थिर श्वास के साथ उसके कदम भारीपन और धीमेपन से भर गए। उसकी गतियां एक घोंघे की तरह धीमी लग रही थीं, लेकिन कभी कभी रहस्यमय रूप से तेज भी होती थीं। अपने ताइची फिस्ट के अभ्यास के सेट को समाप्त करने के बाद उसने तुरंत अपनी टाइगर फॉर्म तकनीकों पर काम शुरू किया। एक के बाद एक मुद्रा प्रत्येक दिनचर्या को पर्याप्त भयंकरता के साथ पूर्णता के साथ निष्पादित किया गया, क्योंकि एक बाघ की दहाड़ की निम्न ध्वनि उसके हमलों के साथ गूंजी। 2 अलग अलग शैलियों के मार्शल आर्ट के कारण अर्जुन का शरीर पसीने की एक परत से ढक गया। हुयुन ने दूर से अर्जुन को देखा, क्योंकि उसका आभा तुरंत एक दयालु, दानशील बूढ़े आदमी से बदलकर एक भयानक हत्यारा बन गया जो तलवार चलाता था। अर्जुन ने अपनी प्रथा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया, खासकर टाइगर टेल व्हिप किक, जिसका उसने एक बार उपयोग किया था। यह एक अत्यंत शातिर चाल थी। न केवल इसकी आक्रमण शक्ति अभिभूत करने वाली थी, बल्कि जब तक ये हमला किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर लगता, दुश्मन के लिए जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक साथ नाश्ता किया, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से इस दुर्लभ सुंदरता द्वारा तैयार किया गया था। ड्रंकन फ्रेग्रेंस फ्रूट्स के बिना व्यंजनों का स्वरूप भयानक था और व्यंजन स्वादहीन होते। कम से कम कोई यह बता सकता था कि यह पकाया गया था, और अभी भी पहचान सकता था कि यह कौन सा व्यंजन होना चाहिए था। हुयुन लियूली ने भयभीत होकर अर्जुन को देखा, मानो वह अर्जुन के फैसले का इंतजार कर रही थी। खाना खाओ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अर्जुन के बैठने के बाद उसने मुस्कुराते हुए देखा कि हुयुन लियूली वहां स्थिर खड़ी थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं रसोई से तुम्हारे लिए कुछ और व्यंजन मंगवाऊं? मेरी पाक कला बहुत घटिया है। मुझे डर है कि तुम इसके आदी नहीं हो पाओगे। हुयुन ने विवशता से मुस्कुराए। मैंने कभी कोशिश नहीं की, तो तुम कैसे जानती हो कि मैं आदी नहीं होऊंगा? ये पहले की तुलना में बहुत बेहतर दिख रहा है। तुम अन्य शुरुआती लोगों की तुलना में पहले से ही बहुत बेहतर हो। बोलने के बाद अर्जुन ने बड़ी तेजी से भोजन खाना शुरू कर दिया। यह अत्यधिक नमकीन या बहुत मिर्चदार नहीं था। हालांकि यह अत्यधिक स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन भोजन एक सुंदरता द्वारा तैयार किया गया था। अर्जुन को बिना किसी अभिव्यक्ति के बदलाव के खाते हुए देखकर हुयुन लियूली खुशी की एक लहर महसूस नहीं कर सकी। ये खुशी सादगी की खुशी थी।
ये किसी ऐसे व्यक्ति का आनंद था जो तुम्हारे द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए भोजन को खा रहा था। अर्जुन, क्या तुमने हुयिलांग को पीटा? हुयुन हंसी। हुयिलांग, वह कौन है? अर्जुन एक पल के लिए खो गया। इस क्षेत्र में हर कोई उसे भाई हु कहता है। वह अपने कबीले की दौलत और साथ ही अपने दादा की शक्ति पर निर्भर करता है। एक बेकार और बौबाल, गुड फॉर नथिंग वेस्टरल आदमी। ओह, मैंने उससे पहले कभी मुलाकात नहीं की है। अर्जुन मुस्कुराया और उसने अपनी पूरी यात्रा को शुरू से अंत तक हुयुन लियूली को सुनाया। उसने उसे जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया और उसने ये भी टिप्पणी की कि अर्जुन एक तानाशाह से भी अधिक तानाशाही था। ये बड़ी बहन तुम्हें उन बेतरतीब लोगों से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। हुयुन ने थोड़ा विचार किया और अचानक अर्जुन से बात की मानो वे किसी चर्चा में थे। ओह, धन्यवाद। अगर यह ज्यादा परेशानी न हो तो हु कबीले और जायंट स्वॉर्ड सेक्ट के लिए शक्ति का स्तर क्या है? हु कबीले को अपनी एकीकृत जड़ों के साथ एक बड़ा और प्रभावशाली कबीला माना जा सकता है। जायंट स्वॉर्ड सेक्ट के लिए स्काई स्वॉर्ड सेक्ट की तुलना में इसकी शक्ति अभी भी थोड़ी कमजोर है। हु कबीले का पूर्वज जायंट स्वॉर्ड सेक्ट के महान एल्डर्स में से एक है, इसीलिए हु कबीले को शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि सांगलांग देश के संप्रदायों के समान जड़ों को साझा करने वाले हु कबीले जैसे कई कबीले हैं। फिर भी उन्हें मुझे सम्मान देना होगा। जो कोई भी तुम्हें सम्मान नहीं देता वह मूल रूप से कुचले जाने के लिए कह रहा है। भविष्य में क्या इसका मतलब है कि मैं और अधिक घमंडी बन सकता हूँ? अर्जुन हंसा। क्या तुम पहले से ही काफी घमंडी नहीं हो? मैं तो तुम्हें नाराज करने की हिम्मत भी नहीं करती।